तो देखो भाई, आप सभी लोगों को पता है कि अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 120 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए और आपके दिमाग में रहने चाहिए। जितने भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं और वो जो कमियां होती है ना, वो आपको पता होती है। तो जो बच्चे अभी से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, ठीक है, अपने क्लासेस का प्लानिंग बना करके, अपने रिवीजन का प्लानिंग बना करके, अपने प्रैक्टिस का प्लानिंग बना करके, डेफिनेटली उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफी अच्छा स्कोप मिल जाता है। तो जितने भी बच्चे पहली बारी में ही इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो आपके पास बेस्ट चांस है दैट इज जनवरी अटेम्प्ट। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा जेई वाला चैनल पर। और आज मैं एक बहुत बेहतरीन सा सेशन लेकर के आया हूं बेटा कि हमारे पास जितने भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं 2026 वाले अटेम्प्ट्स की, और हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे होंगे जो हमसे पढ़ रहे होंगे और हो सकता है कि बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे होंगे, राइट। और मेजॉरिटी बच्चे तो वैसे हमसे ही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ बच्चे हैं जो हमसे शायद अगर ना पढ़ रहे हो तो उनके लिए भी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा सरप्राइज हम लोगों ने रिवील करा था और उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस सेशन भी देना चाहूंगा और उसी के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना भी चाहूंगा, ठीक है। तो देखो भाई, आप सभी लोगों को पता है कि अब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 120 दिन बचे हुए हैं। तो क्लास 12th के बच्चे और ड्रॉपर्स जो हमारे पास बच्चे हैं और जिन्होंने सेकंड ड्रॉप भी ले रखा है और जो जेईई मेंस को टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए और आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, अब दो प्रकार के हमारे पास बच्चे हैं। क्लास गोइंग, जो क्लास 12th गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो स्कूल में जा रहे हैं, तो वो स्कूल की एक अलग परेशानी से रहते हैं कि सर मेरे को स्कूल मैनेज नहीं हो रहा, मेरे प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, मेरे स्कूल में एग्जाम्स आ रहे हैं, घर वालों का प्रेशर है। तो मैं समझ पा रहा हूं, एक माइंडसेट और एक प्रॉब्लम सेट ये हो गया। और दूसरा है हमारे पास ड्रॉपर्स वाले स्टूडेंट्स का। ऑल्दो उनके पास स्कूल का प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको कहीं स्कूल नहीं जाना होता, लेकिन यस, कुछ बच्चे इसमें से फिर भी अपने 12th के इंप्रूवमेंट्स में फंसे होते हैं। और दूसरा एक ये होता है कि सर हमें 2 साल का सिलेबस इतने कम टाइम में करना है, तो हम लोग किस प्रकार से करें। और कई बार हमारे सिलेबस में चैप्टर्स छूट जाते हैं, टॉपिक्स छूट जाते हैं, कई बार समझ नहीं आते, टेस्ट भी हमारे छूट जाते हैं, रिवीजन हमारे पास छूट जाती है। तो अब ये एक ऐसा टाइम है बेटा जहां पर आप सभी लोगों को अपना ना, मतलब कहते हैं ना, बकल अप करना चाहिए, अपने आप की अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और पुश करना चाहिए, क्योंकि ये राइट टाइम है। अगर आपने यहां से भी चीजें संभाल ली तो काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो स्टार्टिंग में तो बहुत जोश से स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे 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 करके उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी से थोड़ा सा भटक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं। और मेरी बात मान लीजिएगा, जितने भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं और वो जो कमियां होती है ना, वो आपको पता होती है और आपके बैक माइंड में रहकर वो आपको बार बार हॉन्ट करती है कि यार ये भी तो नहीं आता, ये भी तो नहीं आता, ये टॉपिक भी तो छूटा हुआ था, ये भी तो हमें पढ़ना है ना। तो आप सभी लोगों की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, लेकिन यस, अगर आप इन 120 दिनों को ढंग से यूटिलाइज करना चाहें तो आप डेफिनेटली यहां से एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और हर साल हम लोग अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं परफॉर्म करते हुए, लास्ट में वो बस थोड़ा सा सीरियसनेस और डिसिप्लिन आ जाए और आखिरी के मॉक टेस्ट थोड़े से तमीज से दे दें तो वो काफी कुछ इंप्रूव कर जाते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को ये बात भी पता है कि जेई का पेपर 2 अटेम्प्ट में होगा, एक जनवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा और शिफ्ट्स में होगा, राइट। तो जनवरी अटेम्प्ट का एटीट्यूड और अप्रोच अलग होता है एज कंपेयर टू अप्रैल। अप्रैल वाले में थोड़े से बच्चे और रेडी हो जाते हैं, एक बार झटका लग जाता है जनवरी वाला तो वो थोड़े से और रेडी हो जाते हैं, तो अप्रैल में स्कोर करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो जितने भी बच्चे पहली बारी में ही इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो आपके पास बेस्ट चांस है दैट इज जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। देखो, दोनों की मैं थोड़ी सी कमियां बता देता हूं। 12th क्लास के बच्चे कहीं ना कहीं अपने प्री बोर्ड से परेशान होते हैं, ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल से परेशान होते हैं। रिवीजन 11th का उतना अच्छे से नहीं हुआ होता है, तो उनका ड्रॉबैक ये होता है। और जो ड्रॉपर्स वाले बच्चे होते हैं उनका सिलेबस ही कहीं ना कहीं जनवरी में खत्म हुआ होता है, तो उनका भी रिवीजन कम होता है। तो जो बच्चे अभी से प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, ठीक है, अपने क्लासेस का प्लानिंग बना करके, अपने रिवीजन का प्लानिंग बना करके, अपने प्रैक्टिस का प्लानिंग बना करके, डेफिनेटली उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफी अच्छा स्कोप मिल जाता है। लेकिन अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो ड्रॉपर्स है वो एक अपर एज पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोर्ड्स तो देने नहीं है फरवरी और मार्च में, तो वो कंपैरेटिवली फ्री है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एक बार आपने जे अटेम्प्ट दे दिया है तो कहीं ना कहीं एक झटका भी थोड़ा बहुत महसूस हो जाता है, तो सीरियसनेस आ जाती है और फिर वो 2 महीने बहुत विग्रस हो जाते हैं। तो क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट इट्स वेरी क्रूशियल। अगर आप सही बार एक ही बारी में अपना जेई का एग्जाम फोड़ना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट, राइट। तो डेली रूटीन दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यस, अगर आप देखें तो मैंने अंदाजा लगाया कि आप यार कहीं ना कहीं 8 घंटे की स्लीप लेकर के 4 घंटा इधर उधर रेस्ट लेना, 12 घंटे आपके जा रहे हैं, 10 से 12 घंटा अब पढ़ना पड़ सकता है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो इतना हाई इंटेंसिव है,
ऑब्वियसली अगर आप देखें तो आपकी 6 से 7 घंटे तो कहीं ना कहीं आपकी क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस को बहुत ज्यादा सीरियसनेस और उसी समय फुल अटेंटिव होकर के निपटाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, भले ही क्लास 11वीं हो, क्लास 12वीं हो या फिर ड्रॉपर हो, दोनों के लिए जो रूटीन है, क्लास का काम क्लास में ही खत्म करना है मेजॉरिटी। मैं मानता हूं कि कई बार क्लास की कुछ चीजें रह जाती हैं, दोबारा समझना पड़ता है, कई बार प्रैक्टिस दोबारा करनी पड़ती है, होमवर्क दोबारा करना पड़ता है, होता है, कई क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी चीजें आपको एक ही बारी में सटीक तरीके से समझ आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंसेप्ट को भी बार बार पढ़ रहे हैं, तो अगर आप वो चीज करेंगे तो आप कभी भी अपना समय नहीं बचा करके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपके 10 से 12 घंटे की अप्रोक्सीमेटली पढ़ाई अब दोनों की होने वाली है, बहुत विग्रस फाइट है। अर्ली मॉर्निंग इनका क्या है कि स्कूल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, अपना रिवीजन बना सकते हैं। रिवीजन प्लान अब बनाना आप दोनों को ही पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन प्लान दोनों ही कहीं ना कहीं सुबह का बनाइए। अब ये वाले बच्चे को जनरली 12th अभी हो रहा होता है, तो आप 11th क्लास का अपना रिवीजन उठा लीजिए और बोर्ड्स का भी रिवीजन साइमल्टेनियसली करिए। अदरवाइज दिसंबर में जब 11th का रिवीजन कराया जाएगा कहीं पर भी, तो आप अपने बोर्ड से फ्री होने चाहिए। यस तो आप लोग अपना मॉर्निंग का 1.5 से 2 घंटा प्लीज अपने रूटीन को फिक्स करिए बेटा। 1.5 से 2 घंटा आप लोग अपना सुबह का अर्ली मॉर्निंग बस रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन में आपको उतना ज्यादा लोड नहीं होता है। तो सुबह उठ करके कई बच्चों का होता है, सर मेरे अंदर ना लेजीनेस रहती है, मैं नहीं फोकस कर पाता उतना, तो रिवीजन कर लो बेटा, ठीक है। आफ्टरनून में आपकी नॉर्मल क्लासेस रहेंगी, इनके स्कूल्स रहेंगे। जो डमी वाले स्टूडेंट्स हैं, आप अपना प्रैक्टिस सेशन वहां पर प्लान कर सकते हैं। इवनिंग में रात का इनका डीपीपी एंड पीवाईक्यू सेशन और इवनिंग में इनकी क्लासेस रहेंगी। तो ये शाम को अप्रोक्सीमेटली 8-9 बजे तक फ्री होते हैं। रात को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इनका तो भाई एरर, जितनी आपसे गलतियां हुई हैं प्रैक्टिस में, फॉर्मूला शीट बनाना एंड ऑल, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला जो हमारा प्लान है, इसमें अब इसको भी ब्रेक करके दे दो कि सर 10 से 12 घंटे भी हमें कैसे पढ़ना है, वो मैं कतई नहीं बताऊंगा। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर एक और प्लान बनाओ। मैंने कहा भाई 12 घंटे अप्रोक्सीमेटली, 10 से 12 घंटे कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी के ये दिन बहुत क्रूशियल होते हैं हमारे पास। बस बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों के लिए ये होगा कि अगर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, दैट इज द बेस्ट टाइम टेबल। अगर आपको लग रहा है कि यार 7-8 घंटा पढ़ के मेरा दिमाग पक जा रहा है, छोड़ दो भैया, और नहीं पढ़ना है, रेस्ट करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी एफिशिएंसी अटेन नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये टेंटेटिव है, इसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो बेस्ट टाइम टेबल आप लोगों का बन जाएगा। फिर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज आप लोग अब एनालाइज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जनरली वही टॉपिक को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं जो इनको आता है, और बार बार अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो क्या करते हैं, वो ही टॉपिक्स रिवाइज करते रहते हैं ना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस थ्योरी को एक बार रीड मार लिया, फॉर्मूले एक बार रीड मार लिया, बस छोड़ दिया। प्लीज थोड़ा सा एनालिटिकल बनिए। ये देखिए कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। वो चैप्टर आपको नहीं भी आता हो या आता भी हो, पसंद ना भी हो, पसंद हो भी, गंदा हो अच्छा हो, डजंट मैटर, अगर उससे सवाल ज्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेट बात है कि हमें उस चैप्टर को पकड़ना चाहिए, हाँ या ना। हो सकता है मान लो 4 सवाल आ गए, तो 4 के 4 सवाल कठिन थोड़ा ना होंगे, हो सकता है उनमें से एक कठिन हो या दो कठिन हो, दो तो डुएबल होंगे ना। तो हाई वेटेज चैप्टर से आपका कहीं ना कहीं ये पता लग जाएगा कि यार मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊं। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए। हाई वेटेज चैप्टर्स का लिस्ट आप सभी लोगों को पता ही होता है, तो आप प्लीज उनके हिसाब से अपना रिवीजन प्लान भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है, अब प्रॉब्लम ये है, यहां पर कुछ कुछ जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो ब्लंडर्स बन जाती हैं आपकी तैयारी में। सबसे पहला है कि कई बच्चे ना, वही जो मैंने आपको कहा कि आप अपने को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, अपने आप को एक झूठी तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं, कुछ सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। मेरे को सर केमिस्ट्री आता है ना, अब सेल्फ स्ट्रेटेजीज कैसे बनती हैं, बच्चे सोचते हैं सर मेरी ना केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैं केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट बना लूंगा कि मेरा मैथ्स अगर खराब है ना, उसको कंपनसेट कर लूंगा। दूसरा बच्चा, सर मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रांग है ना कि मेरा केमिस्ट्री का जो कंपनसेशन है, मार्क्स नहीं आते, वो मैं फिजिक्स से निपटा लूंगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, हर सब्जेक्ट में आपकी एक सीलिंग होती है। आप फिजिक्स आपकी चाहे जितनी भी अच्छी होगी, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के अटकेंगे, केमिस्ट्री में भी अटकेंगे, मैथ्स में भी अटकेंगे। अब आपको क्या करना है, कोई सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं रखनी है, आपका मार्क्स प्रेफरेंस होना चाहिए कि यार मेरे मार्क्स तभी बढ़ेंगे जब मैं अपने ना आते हुए टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करूं। और देखो ये एक मिस्टेक और होगी, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे बिना एनालिसिस, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे अपनी तैयारी करते समय कि वो, मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर आंसर तक आ गया, मतलब बच्चा तेज है, पकड़ रहा है चीजों को, लेकिन जब मैं उसको एक दिन बाद पूछूं भाई उस सवाल में क्या किया था, सर याद नहीं है क्या किया था, कर दिया था सर किसी ना किसी जोड़ जुगाड़ से।
इस तरीके की तैयारी से आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, आखिरी में आकर आपको बहुत स्ट्रेस मिलेगा। तो जब भी आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज 1 मिनट उसको पॉज करके एक बार देख लीजिए, भाई ये दिया था, निकाला कैसे हम लोगों ने, क्या अप्रोच बनाया। और बिलीव मी, मैं भी एक टाइम पर ऐसी तैयारी करता था, बस सॉल्व करने में लगा रहता था, भाई आंसर आ जाए किसी तरीके से। एक दिन बाद या आधे घंटे बाद भी कोई मेरे को दोबारा वो सवाल दे देगा ना, मेरे को फिर से वही स्टार्ट करना पड़ता था, ये लगाऊं या ये लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं। तो इससे बेटर है कि आप जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं प्लीज उसको एनालाइज करिए और खत्म करने के बाद दोबारा से एक बार देखिए कि क्या किया गया। नहीं तो पता है प्रॉब्लम क्या है, आप अपने सिलेबस को तो वाइंड अप कर रहे होंगे लेकिन आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं आएगा। पीवाईक्यू और क्लास इलस्ट्रेशंस, कई बच्चे होते हैं पीवाईक्यूज को छोड़ देते हैं, रैंडम बुक्स उठा लेते हैं कि यार मेरे को ये किताब सही लग रही है, मैं इसके हिसाब से कर लेता हूं। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके पीवाईक्यूज मस्ट है। 2019 से लेकर के अभी तक में आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, तो आप एक पीवाईक्यू की किताब डेफिनेटली खरीद लीजिए। ऑल्दो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, जिनके पास नहीं है प्लीज बेटा आपके हर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू की किताब आपके पास हाथ में होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं पीडीएफ से कर लूंगा, सर मैं उससे कर लूंगा, आप मार्क, एक फिजिकल किताब की ना इंपॉर्टेंस अलग होती है। आप जब आपके हाथ में होगी आप उसके मार्क करेंगे, उसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे, रिवाइज करना आसान होगा। नहीं तो आप पीडीएफ में ढूंढते रह जाएंगे भाई कौन सा पन्ना कौन सा, राइट। तो और क्लास के इलस्ट्रेशन, हर टीचर अपने क्लास के इलस्ट्रेशन में बहुत सारी किताबों के अच्छे सवाल लाने की कोशिश करता है। ठीक है, कभी इसमें फिजिक्स की अगर बात करें तो एचसीवी होगी, रोडोव होगी, क्रोटोव होगी, अपने एडवांस के इलस्ट्रेशन होंगे, बहुत सारे सवालों को मर्ज करने की कोशिश करता है सो दैट एक कंसेप्ट समझाया जा सके। अब आपको वो क्लास के क्वेश्चंस डेफिनेटली करने चाहिए क्योंकि वो मोस्ट रिपीटेटिव फॉर्म वाले ही क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार आप अपना टाइम निकाल करके इनको जरूर करिए। कुछ बच्चे इसको छोड़ करके कोई रैंडम चीज करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर मेरे पास ना ये टेस्ट सीरीज थी पिछले साल की, मैं इन टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसका भी बताता हूं क्या करना है। मॉक टेस्ट को लास्ट में पोस्टपोन कर देना, आखिरी में करेंगे हम लोग। और मैं सच बता रहा हूं ये आपकी मिस्टेक होगी भी। अभी बैच में अगर आप ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में, आपको हमेशा टेस्ट लिए जाते हैं लेकिन आपने उन टेस्ट को सीरियसनेस से नहीं देखा। आपने बस हर बार कहा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसकी वजह से मैं टेस्ट नहीं दूंगा। क्या तेरे को लगता है कि जिस रेट से तू अपने को आगे लेकर के जा रहा है तेरा सिलेबस कभी भी कंप्लीट हो पाएगा? या 100% कॉन्फिडेंस होगा तेरे अंदर कि भाई कल टेस्ट है, आज तो मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया? कभी नहीं होगा। इवन ये जो आपके अंदर फीलिंग है ना कि यार मेरा 100% रिटेन नहीं है, मेरे दिमाग में मैं कुछ चीजें भूल रहा हूं, ये आपको एग्जाम तक मिलेगा एंड दिस क्रिएट्स अ फियर ऑफ एग्जाम। तो आपको ये चीज टैकल करनी पड़ेगी। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लीजिए, आप सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लीजिए, सर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, आती हुई चीजें भी कई बार छूट जाती है बेटा, समझ रहे हो। तो ये कॉमन मिस्टेक्स है कि आप टेस्ट नहीं देते, पीवाईक्यूज और क्लास इलस्ट्रेशंस को नहीं करते और क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर रहे, बस करे जा रहे हैं, अंधाधुन लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्लीज एनालाइज भी करिए और एक सब्जेक्ट पर फोकस मत करिए बेटा, हमें हर सब्जेक्ट से मार्क्स खींचने हैं। केमिस्ट्री में भी इजी मीडियम टफ आता है, फिजिक्स में भी इजी मीडियम टफ आता है, मैथ्स में भी इजी मीडियम टफ आता है। अब कोई बोले नहीं सर मैथ्स कठिन है, वो रिलेटिव बात है भाई, रिलेटिव बात है। वहां के इजी पोर्शन हो सकते हैं 4 या 5 सवाल हो, मीडियम क्वेश्चन हो सकते हैं 10 सवाल हो और बाकी सारे के सारे टफ हो। फिजिक्स में हो सकता है भाई 15 सवाल तुम्हारे इजी और मीडियम में है, बाकी तुम्हारे टफ है। केमिस्ट्री में हो सकता है 20 सवाल तुम्हारे इजी और मीडियम में, बाकी टफ है। तो रिलेटिवली अगर तू बात करेगा तो हाँ, लेकिन हर पेपर में तेरा इजी और मीडियम कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाना चाहिए। अब टेस्ट एनालिसिस का रोल मैं लिटरली बता रहा हूं, कई सारे बच्चे आप में से, आप देखो अब वो टाइम नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि जाकर के पिछले साल के सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यूज देख लो, नहीं है वो टाइम। क्योंकि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो प्लीज टॉपिक पढ़ लो उससे बेटर। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने टीचर से पूछोगे ना, हर टीचर बोलता भाई टेस्ट दे ले, टेस्ट दे ले, टेस्ट दे ले। क्योंकि वो रियलिटी आपको कहीं ना कहीं वो मिरर होती है आपकी तैयारी की। एक टॉपिक आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को बहुत अच्छा सा आता है, लेकिन अगर तेरे सवाल टेस्ट में गलत हो रहे हैं दैट मींस कहीं ना कहीं तो कमी छूटी है, हाँ या ना। तो आपको टेस्ट को बहुत ध्यान से देखना है। देखो आप सभी लोगों के वीकली जो टेस्ट होते हैं वो आप अब सीरियसनेस के साथ करिए। मैं लक्ष्य बच्चों को भी यही कह रहा हूं जो क्लास 12 के बच्चे हैं कि प्लीज टेस्ट को आप अपना टारगेट्स बनाइए कि भाई अगले वीक मेरा ये टेस्ट का ये सिलेबस है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके सिलेबस को रिवाइज कर लूं इसी बहाने। अदरवाइज बेटा आपको टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स अगर नहीं मिलेंगे तो आप बड़े टारगेट में फेल कर सकते हैं। तो आपने वीक टेस्ट को रखिए और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो लास्ट में पूरे सिलेबस की, फुल सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज होती हैं, मॉक टेस्ट जिनको आप लोग कहते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। तो वो भी आपको ऑल्टरनेट डेज पर करने चाहिए, हर दिन भी कर सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर दिन में 2 बार करूंगा, इतना भी नहीं करना है, आप सेचुरेट कर जाओगे बार 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 बार।
तो हर दिन एक टाइम पर आपने फिक्स कर लिया कि भाई मेरे को मॉर्निंग में करना है या आफ्टरनून में करना है, एक स्लॉट फिक्स कर लिया आपने अपने एग्जाम टाइम के हिसाब से, उसी के हिसाब से पेपर दीजिए। हर दिन देना है दे सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार कई भी कभार एक्सेसिव हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है। ठीक है, हर टेस्ट के बाद अपनी 3 मिस्टेक्स लिख करके इंप्रूव करना। कई बच्चे क्या होते हैं, टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हैं। टेस्ट की एनालिसिस क्या होता है, अबे जो सवाल तूने गलत किए, अगर ईमानदारी से तू कर रहा था पेपर, तो जो सवाल तूने गलत किए कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। अब तूने कहा कि सर मेरे ना मार्क्स नहीं बढ़ रहे, अबे वही तो मार्क्स बढ़ाने का तरीका था। जो गलतियां हुई हैं उसको इंप्रूव कर, उसके ऊपर और सवाल लगा, 10-15 सवाल लगा, उस कंसेप्ट को सोच और इंप्रूव कर। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना कि टेस्ट दे करके छोड़ देते हैं, सर मेरे को ना डिमोटिवेशन होता है इसलिए मैं टेस्ट नहीं देता। तो भाई एग्जाम का जो मेन रिजल्ट आएगा ना वो भी तेरे को कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं करने वाला, इसका मतलब। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या गलतियां हुई हैं प्लीज उसको लिख लीजिए कि भाई मेरे से लॉज ऑफ मोशन के कंस्ट्रेंट रिलेशन के सवाल नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल सूडो फोर्स का सवाल मेरे दो बार गलत हो गए हैं, तो वो टॉपिक जब आपके पास क्लियर होगा कि यार इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, तो आप उस पर इंप्रूव कर पाएंगे और उनको टिक करिए, फुलफिलमेंट वहां से आता है। ठीक है, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। भाई देखो 120 दिन में क्या, मैं तो बोलूं आखिरी के 90 दिन भी हमारे पास बहुत होते हैं इस रैंक को इंप्रूव करने के लिए और बेटर करने के लिए। तो 120 डेज इसलिए है कि प्लीज आज नहीं तो कल जागिए, और मैं लिटरली बता रहा हूं आने वाला टाइम फेस्टिवल पीरियड है। ठीक है, उसमें बहुत बड़ा खेल पलटता है बच्चों का। कई बच्चे बिल्कुल दिवाली और छठ होने के बाद, लिटरली बता रहा हूं, कई बच्चे तो इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि सर अब ना मेरे को लग नहीं रहा है हो पाएगा, अब मैं सीधे ही अप्रैल अटेम्प्ट का टारगेट बनाऊंगा। अरे भाई जिनसे तू लड़ने वाला है ना वो जनवरी भी फोड़ेंगे और अप्रैल भी फोड़ेंगे, तो तू अपने लिए ये कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश मत कर। अभी से तैयार हो जा और अभी से करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज लिटरली बता रहा हूं रास्ता सिर्फ गड्ढे की तरफ ही जाएगा। ठीक है, और देख अब बात है कि सर इतना स्ट्रेस आपके बोलने पर आ रहा है, ये आना भी चाहिए भाई। 120 थोड़ा सा आप ये समझिए आखिरी का टाइम ऐसा है कि जहां पर आपको थोड़ा सा अपने लिए पेन लेना पड़ सकता है। बड़ी चीज पाने के लिए पेन तो होता ही है यार, सीधी सी बात है। अब बात करो कि जो ड्रॉपर के बच्चे हैं कि सर हमारे तो ऑलरेडी इतनी क्लासेस चल रही हैं तो कैसे मैनेज करें, दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। आप रिवीजन प्लान बनाइए और कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस को देखिए। लक्ष्य वाले या फिर क्लास 12th वाले बच्चे जो है उनको कैसे देखना है कि क्लासेस जब खत्म हो तो मींस तुम्हारी भी खत्म हो, ये नहीं कि 1.5 घंटा फिर से दोबारा लेक्चर देख रहे हो। दैट शुड नॉट बी द केस। आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, लास्ट के 20 डेज में कुछ ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब प्रचंड वाले गधे भी बच्चे होते हैं। पूरा जब पढ़ने का टाइम था तब फालतू का कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे, और आखिरी के 1 महीना, 20 दिन लिखा है मैंने, तो आखिरी के 1 महीने में वो कहते हैं यार ये नहीं पढ़ा मैं इसको पढ़ लेता हूं, ये नहीं पढ़ा मैं इसको पढ़ लेता हूं। आखिरी में नया टॉपिक जोड़ रहे होते। कभी प्रोफिशिएंसी आएगी उस टॉपिक में गधे? जो टॉपिक पढ़ने का समय है वो अब है, साथ साथ रिवाइज करने का समय। आखिरी के 15-20 दिन या 30 दिन जो लास्ट के डेज होते हैं वो दैट इज जस्ट फॉर द टेस्ट एंड रिवीजन, जस्ट फॉर द टेस्ट एंड रिवीजन। अब मेरे को पता है आप में से कुछ बच्चे कहेंगे ना लालच, अभी नहीं हो रहा लेकिन बाद में लालच, सर मेरा ना ये वाला चैप्टर अगर मैं कर लूंगा क्या पता एक सवाल आ जाए। तो अगर इतना ही दिमाग बाद में चलता है तो अभी चला ले भाई, अभी चला ले, अभी कर ले उस टॉपिक को और मैनेज कर टाइम अपने आप को, है ना। तो मॉक टेस्ट में सर मार्क्स कम आते हैं इसलिए मोटिवेशन नहीं होता। अरे भाई 90-95 परसेंटाइल, देखो जो जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पैटर्न से थोड़े से ऊपर रखे जाते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी ना आए। ठीक है, लेकिन यस कभी कभार एग्जाम से हट भी जाते हैं तो वैसी कोशिश कहीं की इंटेंशनली नहीं होती है। लेकिन अगर आप 90-95 परसेंटाइल अपना स्कोर कर पा रहे हैं, बिलीव मी आप अपना ग्रोथ डेफिनेटली देखेंगे, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी मेजर कंसर्न ना हो जाए, एग्जाम वाले दिन तबियत खराब ना हो जाए, लेट पहुंचे स्ट्रेस में आप बैठे हो कि यार मेरा ना जस्ट मेरे को एग्जाम देने दिया है, तो वो पैनिक रश में आपका एग्जाम खराब ना हो। लेकिन अगर आप टाइमली पहुंच रहे हो, सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं, तो आपका आराम से ग्रोथ आप अपने एग्जाम में देख पाओगे, आराम से। तो ओवरऑल कहानी हमारे पास ये है बेटा। देखो भाई जो बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, लेकिन मोर डिसिप्लिन एंड मोर कंसिस्टेंट वे में करनी है। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्लीज ऐसी फजूल की प्लानिंग मत बना लेना, अपने आप को ओवरलोड मत कर लेना। भाई आज मेरे को इतना करना है, आज उतना करना है, और हर दिन तुम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे। मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, हर दिन आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने जो अचीवेबल हो, और यस आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी देगी यार, इसको अचीव करने में थोड़ी सी इनपुट्स लगेंगे, तो ऐसे टारगेट बनाइए जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और एक्स्ट्रा करनी पड़े और अचीवेबल हो। दैट्स व्हेन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस।
राइट। प्लीज आपने बल्कि टारगेट्स नहीं बनाने हैं, जो पहले से अलाइंड है आपके लिए ये कहानी बनी। और जो बच्चे इधर उधर घूम करके परेशान हो रहे हैं, बिलीव मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, हम लोगों ने इतने साल से बच्चों का ट्रस्ट इसी तरीके से गेन किया है, क्योंकि हम लोग बच्चे के हित के लिए ही सबसे पहले सोचते हैं। इसमें आपको बेस्ट टीचर्स का कंपाइलेशन मिल रहा है, और आप अगर इसको यूज करेंगे, ईमानदारी से अगर यूज करेंगे, बिलीव मी यू विल फील कि आपने बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बीच बीच में जरूर मिलता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा कि आगे आने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। और जल्द हम लोग आपको कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी बताएंगे कि यार टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने टेस्ट देने चाहिए, कब कब देने चाहिए, ये सारी चीजें भी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि लास्ट का टाइम इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बहुत मेहनत करिए बेटा, ये जो हमारे पास 120 दिन है, इसमें एटलीस्ट मार्क्स अच्छे आए या ना आए, मैं हमेशा अपने बच्चे को कहता हूं कि जिस दिन आप रिजल्ट या जिस दिन आप एग्जाम से बाहर निकले, आपके अंदर से एक बात होनी चाहिए, यार मैं जितना दे सकता था इस एग्जाम को मैंने दे दिया है, इससे ऊपर मैं और कुछ नहीं कर सकता था। क्योंकि इसके बाद आपका गिल्ट मोड नहीं होगा। अगर आपकी इस पूरी तैयारी में कहीं पर भी कामचोरी रह गई, बिलीव मी आपने कहीं ना कहीं कुछ कमियां रख दी, और जिस दिन आपका मार्क्स या रिजल्ट आएगा तो आप अपने आप को कोसना स्टार्ट करोगे। पूरी दुनिया तो कोच ही रही होगी, जब आप अपने आप को कोसना स्टार्ट करोगे तो कोई भी सपोर्ट मॉडल आपको नहीं दिख रहा होगा। तो प्लीज इतनी मेहनत करिए कि एटलीस्ट आप अपनी आंखों में आंखें डाल करके बोल पाए कि यार मैं जितना कर सकता था उन आखिरी 120 दिनों में, पहले जो कबाड़ा हुआ हुआ, लेकिन आखिरी के 120 दिन में मैंने बहुत एनर्जी लगाई है, इससे ज्यादा मेरे अंदर से नहीं था। जितना आ गया अच्छी बात है, अब मैं यहां से और सीख करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।